वेलकम बच्चों। आज क्लास 9th में चैप्टर 3 के बारे में डिस्कशन करते हैं। चैप्टर का नाम है लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे पहले आज ये समझेंगे कि आखिर लॉ ऑफ मोशन क्या है, लॉ क्या है और मोशन क्या है, और ये मोशन किस तरह से फोर्स को जनरेट करता है, फोर्स पैदा करता है, और किस तरह से फोर्स मोशन को पैदा करता है। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से कैसे इंटरलिंक हैं। सबसे पहले हम जानेंगे मोशन को। जैसा कि आपने सेकंड चैप्टर में मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन पढ़ा होगा, तो इसी तरह से सबसे पहले मोशन को समझने में शायद आपको आसानी होगी अगर आपने पहला यानी सेकंड चैप्टर आपने पढ़ रखा है। तो मोशन को समझने के लिए सबसे पहले मोशन कहाँ से शुरू हुआ, वहीं से हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो मोशन की शुरुआत सबसे पहले, इसकी जो थीम थी, इसका जो सोचना था, सबसे पहले हमारे महान साइंटिस्ट कोपरनिकस ने सोचा था, और उस समय इनको इस काम की बहुत बड़ी सज़ा मिली थी, और वो सज़ा मौत की थी। तो सबसे पहले आपको ये जानने में दिलचस्पी होगी, बहुत कम शब्दों में, बहुत संक्षेप में हम इसको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले मोशन के बारे में जब अर्थ के मोशन की डिस्कशन हुई थी, तो उस समय हमारे जो कोपरनिकस साइंटिस्ट थे, इन्होंने अर्थ के मोशन के बारे में डिस्क्राइब किया था, और उस डिस्क्रिप्शन का जो रिज़ल्ट था वो इनको मौत की सज़ा दी गई थी। जबकि इन्होंने जो कहा था वो सही था, लेकिन उस समय के लोग इस बात को पचा नहीं पाए थे। इसकी डिटेल में बात हम कभी ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में करेंगे। जब भी कभी हम ग्रेविटेशन समझाएंगे तो दोबारा हम कोपरनिकस साइंटिस्ट को लाएंगे। इसके बाद कोपरनिकस की बात को ही महान साइंटिस्ट गैलीलियो ने प्रूव किया, लेकिन गैलीलियो का भी वही हश्र हुआ। गैलीलियो जब किसी कारणवश बच गए, वो कहानी भी अलग है। गैलीलियो ने भी मोशन को कुछ अलग तरीके से डिफाइन किया, और इन्होंने पाया कि मोशन, एक अर्थ का जो मोशन है वो सन के अराउंड होता है। इसी मोशन को आगे केपलर से आगे न्यूटन तक हम पहुँचे। केपलर ने गैलीलियो और कोपरनिकस के मॉडल को स्टडी किया, और उनकी जो कमियां थी उनको दूर किया, और दूर करने के बाद अपनी एक बुक तैयार की, और उस बुक का जो स्टडी था वो न्यूटन ने किया। न्यूटन ने कोपरनिकस, गैलीलियो और केपलर्स के जो रूल्स थे उनका गहराई से अध्ययन किया, और उसमें थोड़ा सा एडिट करने के बाद अपने लॉ रिप्रेजेंट किए, और उसी लॉ को हम क्लास 9 के इस चैप्टर में आज पढ़ने वाले हैं। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था मोशन का। तो मोशन के बारे में और बेहतर तरीके से अगर हम जानेंगे तो जब हम ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको डिटेल से बात करेंगे। फिलहाल मोशन और फोर्स का एक बहुत गहरा संबंध है, और वो गहरा संबंध इस तरह का कि मोशन फोर्स को पैदा करता है और फोर्स मोशन को पैदा करता है। यानी किसी ऑब्जेक्ट में हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है, और कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो हम ये कह देते हैं कि ये कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से फोर्स लगा होगा इसमें। इस तरह से फोर्स और मोशन एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, एक के बिना दूसरा पैदा नहीं किया जा सकता। तो आज सबसे पहले हम इस फोर्स को जानेंगे कि आखिर फोर्स क्या है। तो फोर्स इज अ पुल और पुश ऑन ए ऑब्जेक्ट व्हिच इज चेंज इट्स पोजीशन। तो आज हम सबसे पहले अपनी कहानी फोर्स से शुरू करेंगे कि आखिर इस चैप्टर में जो फोर्स है उसी के लॉ ऑफ मोशन पढ़ने हैं, तो आखिर फोर्स क्या है। तो आज हम सबसे पहले फोर्स को जानेंगे। तो हम कहेंगे फोर्स इज ए पुल और पुश which change the position of an object। ये शायद छोटी डिफिनीशन है और हमारे लिए सफिशिएंट है। तो हम फोर्स को F से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय
एफ और यूनिट इज न्यूटन। चूँकि फोर्स जो था उस पर सबसे फाइनल और सबसे जो अच्छा काम था वो न्यूटन ने किया था, इसीलिए न्यूटन ने इसको अपना नाम दिया था यूनिट में। अब फोर्स होंगे तो फोर्स किस किस तरह के हो सकते हैं? तो दो तरह के फोर्स थे हमारे पास, एक कॉन्टैक्ट फोर्स था और एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स था। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या थे कि जब हम किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में लाते हैं तो फोर्स जनरेट होता है। जैसे हमने किसी बुक पर फोर्स अप्लाई किया यानी पुश किया, तो पुश करने में क्या, हमने बुक को टच किया और टच करने के बाद हमने कुछ पावर अप्लाई किया और उस पार्टिकल को हमने, उस ऑब्जेक्ट को हमने आगे की तरफ बढ़ा दिया। यानी ये फोर्स हमारा एक दूसरे को टच करने से पैदा हो रहा था, इसीलिए इसका नाम कॉन्टैक्ट फोर्स दिया गया। तो टाइप ऑफ फोर्स की बात हम जब करेंगे तो पहले तो हमने फोर्स पढ़ा और फोर्स में दो टाइप के हमारे फोर्स थे, एक था कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा है हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या थे? जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट करे यानी किसी को तरह से टच करे, इस तरह से हमारा पहला फोर्स बनता है। जब टाइप ऑफ फोर्सेस की बात हम करते हैं तो सबसे पहले हम कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करेंगे और कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स हैं जब हम एक बॉडी दूसरे बॉडी को टच करे। तो सबसे पहले आता है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या कि जब किसी बॉल को हम पुश करते हैं तो पुश करने के बाद वो मोशन में आ जाता है और वो धीरे धीरे बाद हम देखते हैं कि मोशन रुक जाता है बॉडी। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं से एक ऐसा फोर्स उसको लगा जिसने उसको रोकने का काम किया, इसी को हम फ्रिक्शन फोर्स करते हैं। यद्यपि आप जानते हैं कि वो फ्रिक्शन फोर्स एक तरह का अर्थ का है, अर्थ का जो रफनेस है वो उस बॉडी को रोकने के लिए प्रेरित करता है। दूसरा फोर्स हमारा टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स भी हमारा एक तरह का कॉन्टैक्ट फोर्स है। टेंशन फोर्स ये कि जब हम किसी एक बॉल को, किसी एक ऑब्जेक्ट को एक रस्सी के सहारे बांध देते हैं तो बॉल हमारा इस तरह का, अगर इस बॉल को हमने रस्सी के सहारे बांध दिया तो ये बॉल नीचे को फोर्स अप्लाई करेगा, लेकिन इसका जो स्टिंग है, इसका जो रस्सी है, इस बॉल को ऊपर की तरफ खींच रहा है। इसका मतलब है यहाँ पर एक तरह का टेंशन फोर्स लग रहा है और वो भी रस्सी और बॉल के कांटेक्ट से ही पैदा हो रहा है, इसलिए हम इसको टेंशन फोर्स कहते हैं। ये रस्सी और इस बॉल के बीच में टेंशन, तनाव जिसको हम कहते हैं, जिसकी वजह से फोर्स अप्लाई हो रहा है। तीसरा फोर्स हमारे पास है नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स क्या है? जब हम किसी टेबल में किसी ऑब्जेक्ट को रख देते हैं तो इसका मतलब है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इस टेबल पर कोई ना कोई फोर्स लगा रहा होगा, यद्यपि वो अपने वेट के बराबर फोर्स लगाता है, यानी mg फोर्स लगाता है और ये हमेशा नीचे की तरफ लगाता है। लेकिन नीचे की तरफ लगाता है तो इसका मतलब इस बॉडी को नीचे आ जाना चाहिए। तो हम ये देखते हैं कि ये जो सरफेस है, टेबल का जो सरफेस है, ये इसको रोकने की कोशिश करती है। अगर प्रैक्टिकल आप करना चाहते हैं तो इसमें आप 1 किलो का वेट रखिए किसी टेबल पर, या किसी ग्लास के टेबल पर किसी सरफेस पर आप 1 किलो का वेट रखें, 2 किलो का वेट रखें, 3 किलो का वेट रखें। इस तरह से लगातार वेट आप बढ़ाते जाएं तो आप देखेंगे कि एक टाइम के बाद ये सरफेस टूट जाएगा। इसका मतलब है ऊपर रखा हुआ फोर्स ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, जबकि हमारा ये जो टेबल है इसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो उस फोर्स को रोक सके।
जिसकी वजह से ये फर्श टूट जाएगी, ये सरफेस टूट जाएगा, ये टेबल टूट जाएगी और पूरा का पूरा फोर्स नीचे आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमने छोटा फोर्स लगाया तो इस टेबल ने भी इसके अपोजिट फोर्स लगाया। तो हमेशा नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ लगता है। तो फोर्स कैसा भी हो, अगर नॉर्मल फोर्स सपोज कर लो कि हमने कोई एक इस तरह का यहाँ पर एक हमने स्लोप में कोई वेट रखा है, कोई वज़न रखा है, तो ये वेट भी इस सरफेस के परपेंडिकुलर ही एक फोर्स लगाएगा, इसको हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं। तो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स ही हमारा नॉर्मल फोर्स होता है। चौथा है हमारा रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स क्या है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो हमारे फोर्स अप्लाई करने से वो एनर्जी गेन करता है। एनर्जी गेन का मतलब उसमें वो चार्ज हो जाता है एक तरह से। जैसे हमने किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया तो यद्यपि हमने फोर्स लगाया और वो हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स उस सिस्टम ने अडॉप्ट कर लिया, और जैसे ही हमने फोर्स हटाया वो हमारे लगाए गए फोर्स से अपना मोशन शुरू कर देती है। ये प्रैक्टिकल हम आसानी से देख सकते हैं स्प्रिंग में। स्प्रिंग एक हमारी है और जैसे ही हमने इस स्प्रिंग को खींच लिया तो खींचने से क्या हुआ कि इस स्प्रिंग का लेंथ बढ़ गया, और जैसे ही हमने फोर्स हटाया यानी स्प्रिंग को छोड़ दिया तो ये हमारे फोर्स से इसने इस तरह का सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM करने लगा। यानी इसके पास नॉर्मली अपना कोई फोर्स नहीं था, अपनी कोई एनर्जी नहीं थी। ये हमारे फोर्स से के लगने के बाद जब हमने अपने फोर्स को रिलीज किया तो हमारे फोर्स को ही इसने अपने मोशन में चेंज कर दिया। इसको हम कह देते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। या हम इस स्प्रिंग को अंदर दबा दें तो हम ये देखेंगे कि जब हम फोर्स लगाएंगे तो स्प्रिंग अंदर दब जाएगी, लेकिन जैसे ही हम फोर्स हटाएंगे तो हमारे फोर्स जो हमने फोर्स लगाया था उस फोर्स के वजह से ये स्प्रिंग हमारी अप डाउन मोशन करना शुरू कर देगी। तो इसका मतलब है ये हमारे फोर्स को स्टोर कर रहा है, और स्टोर करने के बाद ये हमारे फोर्स को हटाने के बाद उसी स्टोर किए हुए फोर्स को ये मोशन में चेंज कर देता है। नेक्स्ट फोर्स है हमारा कॉलिजन फोर्स। फोर्स ड्यूरिंग कॉलिजन। ये क्या है? जब भी कभी कोई बॉडी, दो बॉडीज आपस में मोशन करती हैं, इट मे बी सेम डायरेक्शन, इट मे बी अपोजिट डायरेक्शन। कोई भी बॉडी, दो बॉडीज हैं और दो बॉडीज एक डायरेक्शन पे मोशन कर सकती हैं या अपोजिट डायरेक्शन पे मोशन करती हैं, और उनके बीच में कांटेक्ट, उनके बीच में टक्कर हो किसी तरह की, तो हम ये देखते हैं कि या तो वो दोनों बॉडीज रुक जाएंगी, या तो उन दोनों बॉडीज में से एक बॉडी की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, या दोनों बॉडीज में से एक बॉडी या दोनों बॉडी पीछे हट जाएंगे। जैसे हमने इस तरह का हमने एक बॉडी ये और दूसरी बॉडी ये, जैसे ही ये इस डायरेक्शन पे मोशन कर रही है और ये इस डायरेक्शन पे मोशन कर रही है या अपोजिट डायरेक्शन पे मोशन कर रही है। दोनों बॉडीज का मोशन सेम डायरेक्शन पे भी हो सकता है, अपोजिट डायरेक्शन पे भी हो सकता है, बशर्ते ऐसा मोशन हो कि दोनों कॉलिजन होना चाहिए, दोनों का टक्कर होनी चाहिए। तो हमें इस बॉडी को तेज चलाना होगा, अगर सेम डायरेक्शन पे चल रही है तो इस बॉडी को धीमा चलाना होगा। अब जब ये धीमे चलेगी तो ये तेज बॉडी इसमें कहीं ना कहीं किसी दूरी पर, किसी टाइम पर वो टकराएगी, या अपोजिट डायरेक्शन पे दोनों बॉल आनी चाहिए, और दोनों बॉल जब अपोजिट डायरेक्शन पे आएंगे तब भी दोनों में टक्कर होना ज़रूरी है। तो जैसे ही ये दोनों बॉडीज हमारी टक्कर एक दूसरे के साथ टकराती हैं तो हम ये देखते हैं कि ये दोनों बॉडीज आपस में अपने फोर्स को इंटरचेंज कर लेते हैं। तो इन इंटरचेंज करने से हमारे क्या क्या रिजल्ट्स मिल सकते हैं? पहला रिजल्ट मिल सकता है कि ये दोनों बॉडीज रुक सकती हैं।
दोनों बॉडी स्टॉप में आ सकती हैं, रेस्ट पोजीशन पे आ सकती हैं, या किसी एक बॉडी का वेलोसिटी बढ़ जाएगा। एक बॉडी जब दूसरे बॉडी पे टक्कर करेगी तो एक बॉडी का वेलोसिटी बढ़ जाएगा और दूसरी का वेलोसिटी या तो कम हो जाएगा या तो वो रेस्ट पे आ जाएगी, रुक जाएगी, और या तो अपोजिट डायरेक्शन पे मोशन करेंगे। तो ये 3 केसेस हो सकते हैं, या तो वो दोनों रुकेंगे, या तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे मोशन करेंगे, या तो किसी एक बॉडी का स्पीड बढ़ जाएगा। तो इस तरह से ये 5 फोर्स हैं जिसको हम कॉन्टैक्ट फोर्स की श्रेणी में ला सकते हैं। ये 5 फोर्स हैं जो हमारे 2 बॉडीज को कॉन्टैक्ट में आने से ही ये जनरेट होते हैं। तो इनकी कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर कॉन्टैक्ट फोर्स से क्या क्या रिजल्ट पॉसिबल है। तो पहला रिजल्ट है कि कभी भी कोई बॉडी अगर रेस्ट में है और हमने उसको कांटेक्ट किया तो वो मोशन में आ सकती है। तो पहली चीज़ ये है कि ये रेस्ट को मोशन में जनरेट कर सकती है, यानी किसी भी रेस्ट बॉडी को मोशन में ला सकती है। दूसरा है कि कोई मोशन करती हुई कोई ऑब्जेक्ट जा रहा हो और हम उसमें एक फोर्स अप्लाई कर दें, कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाई कर दें, तो वो बॉडी रेस्ट में भी आ सकती है। तो पहला रेस्ट को मोशन में लाना, दूसरा मोशन को रेस्ट में लाना। तीसरा है ये किसी भी बॉडी का डायरेक्शन चेंज कर सकती है। किसी बॉल को हम एक डायरेक्शन पे जा रही है, अगर हमने उसमें फोर्स लगा दिया तो फोर्स लगाने से उस बॉडी का डायरेक्शन चेंज हो सकता है। चौथा है वेलोसिटी बढ़ा सकती है। किसी भी बॉडी में, अब चलती हुई बॉडी में अगर हमने फोर्स लगा दिया, आपने देखा होगा कि आखिर हम क्रिकेट में बॉल मैच खेलते हैं, बॉल जा रही होती है तो कुछ लोग होते हैं बॉल को पकड़ लेते हैं और उसको रेस्ट पे ला देते हैं। कुछ लोग होते हैं चलती हुई बॉल पर पैर से कुछ पुश कर दिया तो वो बॉडी की स्पीड बढ़ जाती है, यानी हमने फोर्स लगाया तभी उसकी स्पीड बढ़ी। तो ये इस वेलोसिटी को बढ़ा भी सकता है। तो ये इसके कुछ रीजंस हैं, कुछ कॉज हैं जिसकी वजह से हम कॉन्टैक्ट फोर्स को फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो 4 मेन हमने रीज़न बताया। रेस्ट, किसी भी रेस्ट बॉडी को मोशन में लाना, किसी मोशन करती हुई चीज़ को रेस्ट में लाना, किसी भी बॉडी का डायरेक्शन चेंज करना और किसी भी बॉडी की वेलोसिटी को बढ़ाना। ये 4 फैक्ट्स हैं, 4 रीजंस हैं जिसकी वजह से हम कॉन्टैक्ट फोर्स को फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स स्पेशली 3 टाइप्स के होते हैं। जो हमारे सिलेबस में है, जो हमारे बुक में है, वो हम केवल 3 तरह के नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ते हैं। पहला ग्रेविटेशन फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और तीसरा है हमारा मैग्नेटिक फोर्स। तो इन्हीं 3 फोर्सेस के बारे में हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में बात करते हैं। ये 3 फोर्सेस ऐसे हैं जिसमें हमें किसी भी बॉडी को दूसरी बॉडी से कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी हम बिना टच किए हुए इन फोर्स को फील कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेविटेशन फोर्स की। पहला नाम है ग्रेविटेशन फोर्स। क्या है ग्रेविटेशन फोर्स? जब भी कभी किसी बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन पे ऊपर की तरफ या डाउनवर्ड डायरेक्शन नीचे की तरफ हम फोर्स, यानी किसी भी फोर्स से पुश करेंगे, ऊपर फेंकें या ऊपर से नीचे फेंकें, तो ये बॉडी इस फोर्स से, ग्रेविटेशन फोर्स से आसानी से आ जाती है। यानी हम किसी बॉडी को नीचे से ऊपर को फेंकते हैं तो हम ये देखते हैं कि ऊपर जाते समय इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती है, जबकि हमने किसी भी तरह का फोर्स अप्लाई नहीं किया। हमने तो फोर्स इसमें ज़्यादा लगाया था और जैसे ही बॉडी हमारी ऊपर गई उसकी स्पीड लगातार बिना कॉन्टैक्ट फोर्स के कम होती गई और एट लास्ट वो बॉडी रुक गई और रुकने के बाद पुनः वापस हमारी तरफ आने लगी। बॉडी का रुकना, बॉडी की स्पीड का कम होना, ये हमारे कॉन्टैक्ट की वजह से नहीं हुआ। हमने तो एनर्जी ज़्यादा दी थी और उसकी एनर्जी ऊपर जाते जाते कम हो गई। आखिर ऐसा क्यों? तो उसकी वजह है ग्रेविटेशन फोर्स, यानी अर्थ का ग्रेविटेशन इसमें अप्लाई हुआ।
अर्थ ने अपनी तरफ बॉल को खींचा और इसकी स्पीड को उसने कम किया, एट लास्ट वो अपनी तरफ पूरी तरह से खींचने में सफल हुई। तो पहला फोर्स हमारा नॉन कॉन्ट्रैक्टिंग फोर्स में ग्रेविटेशन फोर्स का नाम आता है। दूसरा हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये फोर्स सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसकी वजह से हम जो प्रैक्टिकल अर्थ यानी जो हम आज के समय में जितने भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स देखते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का सबसे बड़ा रोल है। ये फोर्स आज प्रैक्टिकल लाइफ में हर जगह देखा जा सकता है, फील किया जा सकता है और इसी फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। जैसे हम देखते हैं कि दो पार्टिकल एक दूसरे के पास हैं तो वो आपस में कैसे फोर्स अप्लाई करते हैं, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। दो पार्टिकल हैं, दोनों में मास है, दोनों में पार्टिकल्स हैं, एटम है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हैं और इन दो बॉडीज को के बीच में जो फोर्स लगता है उसके फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। जैसे हम दो चार्ज ले लें, एक Q1 चार्ज और एक Q2 चार्ज, इन दोनों के बीच का कुछ डिस्टेंस होगा r, तो ये दोनों चार्ज हो सकता है सेम चार्ज हो, इनका पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज हो सकता है दोनों का अपोजिट चार्ज हो। तो हम ये देखेंगे कि ये दो पार्टिकल आपस में या तो पास खाएंगे या तो दूर जाएंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स में तो कंडीशन थी कि ये सिर्फ अट्रैक्शन करता है, ये रिपल्सन का केस ग्रेविटेशन में नहीं होता। ग्रेविटेशन कभी भी किसी चीज़ को दूर नहीं भेजता, वो हमेशा अपने पास बुलाने की कोशिश करता है। तो ये हमेशा अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करता है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों में से कोई भी काम कर सकता है। ये किसी पार्टिकल को अपने पास खींच भी सकता है और अपने से दूर भी भेज सकता है। तो अगर दो सेम चार्ज के पार्टिकल, सेम चार्ज अगर हम कुछ दूरी पर रखें तो ये एक दूसरे के बीच में अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और एक दूसरे को रिपेल भी कर सकते हैं। ये इनके चार्ज की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। तो यही हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ये भी इनविजिबल फोर्स है, हम अपनी तरफ से कोई फोर्स नहीं लगाते, बल्कि चार्ज का सेम होना या चार्ज का अपोजिट होना ही इनके अट्रैक्शन या रिपल्सन का रीजन होता है, अब कारण होता है। तीसरा है हमारा मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स हम जैसा कि नाम से क्लियर है, मैग्नेट में ही देखने को मिलता है। मैग्नेट में देखने को कैसे मिलता है कि जब भी हम किसी मैग्नेट को किसी मेटल के पास में लाते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो मेटल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। या दो मैग्नेट हम आपस में सेम पोल एक दूसरे के पास लाते हैं तो वो दोनों जो मैग्नेट हैं एक दूसरे से दूर भागते हैं, जबकि अपोजिट जो मैग्नेट होते हैं एक दूसरे के पास आते हैं। मैग्नेट के पास कोई मेटल लाते हैं तो किसी भी मेटल को यानी वो आयरन मेटल को अपनी तरफ आसानी से खींच लेता है। इसका मतलब है उस मेटल में कुछ ऐसी एनर्जी है, कुछ ऐसा पावर है जिसकी वजह से वो पार्टिकल उस मेटल की तरफ, उस मैग्नेट की तरफ आसानी से खींचा चला आता है। तो मैग्नेटिक फोर्स को समझना बहुत आसान है। कई जगह आपने देखा होगा कि ये मैग्नेटिक फोर्स और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इजीली नज़र आते हैं। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को और आप करंट में देख सकते हैं। जब भी हम किसी वायर में कोई करंट, हाई पावर का करंट अगर फ्लो कर दें तो उसके आसपास भी हमारा कुछ इस तरह का फोर्स अप्लाई हो जाता है कि उसके आसपास कोई हम अगर कोई मेजरमेंट के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट रख दें तो वो उसका रिजल्ट हमें फील करा सकता है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम 11th और 12th में आसानी से पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर यही तीन फोर्स का डिस्कशन कर रहे हैं। पहला ग्रेविटेशन, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक और तीसरा मैग्नेटिक फोर्स। और यही हमारे तीन फोर्स नॉन कांटेक्ट फोर्स होते हैं। एक बार फिर से इनको रिकॉल कर लेते हैं सभी फोर्सेस। पहली बात तो फोर्स इज ए पुश और पुल which can change
इट्स पोजीशन, ये हमारा फोर्स है। यानी फोर्स किसी भी चीज़ पर पुश किया जाए या पुल किया जाए तो वो उसकी उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बदल दे, तो इस तरह का जो फंडामेंटल है, इस तरह की जो प्रॉपर्टी है, दैट इज कॉल्ड द फोर्स। ये दो टाइप्स के होते हैं, एक कॉन्टैक्ट फोर्स, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स ये 5 टाइप्स के मेनली होते हैं। पहला हमारा फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर चलती है तो वो ऊपर वाली बॉडी की स्पीड को प्रभावित कर देती है, इफेक्ट डाल देती है। इस तरह का फोर्स हमारा फ्रिक्शन फोर्स है। इट में भी वो इसकी स्पीड को बढ़ा दे या इट में भी उसकी स्पीड को कम कर दे। मोस्टली फ्रिक्शन फोर्स में स्पीड का कम होना ही होता है, क्योंकि जिस सरफेस की हम बात करते हैं उस सरफेस का एक्सीलरेशन कुछ होगा, कुछ उसमें रफनेस होगी, और वही रफनेस ही इसकी स्पीड को प्रभावित करने में खासतौर से रोल प्ले करती है। दूसरा हमारा टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स हमेशा एक रस्सी और एक ऑब्जेक्ट के बीच में ही हो। जब कभी कोई बॉल किसी रस्सी में बंधा हो और उन दोनों के बीच में जो कांटेक्ट होने से जो रस्सी में जो फोर्स लगता है, रस्सी बॉल को ऊपर की तरफ जो खींचती है, यही फोर्स हमारा टेंशन फोर्स होता है। तीसरा नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम कभी किसी प्लेन पर रखते हैं, किसी टेबल पर रखते हैं, तो टेबल द्वारा लगाया गया परपेंडिकुलर फोर्स या सरफेस द्वारा लगाया गया परपेंडिकुलर फोर्स ही हमारा नॉर्मल फोर्स होता है। चौथा है रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स वो है जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएं और वो हमारे फोर्स को अपने में एब्जॉर्ब कर ले और हमारे फोर्स हटाने के बाद हमारे फोर्स द्वारा वो मोशन करना शुरू कर दे। इस तरह के फोर्स को हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में हम स्प्रिंग के एग्जाम्पल को लेते हैं कि स्प्रिंग को हम खींचते हैं और खींचने के बाद जब हम छोड़ देते हैं तो वो स्प्रिंग लेफ्ट और राइट डायरेक्शन पर मोशन करने लगती है। इट मीन्स उसका अपना कोई फोर्स नहीं था, हमारे फोर्स द्वारा लगाए गए फोर्स से ही उसने अपना मोशन शुरू किया। चौथा है फोर्स ड्यूरिंग द कोलिजन। जब दो ऑब्जेक्ट सेम प्लेन पर एक दूसरे के डायरेक्शन में यानी सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करते हैं और ऐसा मोशन जो एक दूसरे पे टक्कर पैदा करे, एक दूसरे को टकराने के लिए प्रेरित करे, और उन टकराने के बाद जो उन ऑब्जेक्ट में रिएक्शंस होते हैं, इट में भी उनकी स्पीड बढ़ सकती है, दोनों की स्पीड कम हो सकती है, दोनों रुक सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन पे मोशन कर सकते हैं। तो इस तरह के फोर्स को हम फोर्स ड्यूरिंग द कोलिजन कहते हैं। तो ये हमारे थे कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में हम ग्रेविटेशन फोर्स को ले सकते हैं। जनरली सब दुनिया के यानी इस यूनिवर्स के सभी प्लैनेट्स हमारे ग्रेविटेशन फोर्स को फॉलो करते हैं। हमारा जो मून है अर्थ के अराउंड चक्कर लगा रहा है, हमारी अर्थ है सन के अराउंड चक्कर लगा रही है, या अदर प्लैनेट के जो कुछ प्लैनेट्स हैं वो भी किसी न किसी के चक्कर लगा रहे हैं। तो ये अर्थ का चक्कर लगाना या मून का अर्थ के अराउंड चक्कर लगाना ही ग्रेविटेशन का एग्जाम्पल है। और भी इसके एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जब हम कभी किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं या ऊपर से नीचे गिराते हैं या नीचे हम फोर्स लगाकर फेंकते हैं तो नीचे आने पर उस बॉल की स्पीड बढ़ जाती है। ये सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ही होता है। अगला हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक इनविजिबल फोर्स है जो खासतौर से एटम के अंदर देखा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में एक एटम में एक बैलेंस पोजीशन में बने रहते हैं। बिना डिस्टरबेंस के इलेक्ट्रॉन सर्किट के चारों तरफ घूमते रहते हैं। ये ऐसा फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ही हो पाता है। कभी एक दूसरे से टकराते नहीं हैं और एक कांस्टेंट पोजीशन पर रहते हुए रूल्स को फॉलो करते हुए इलेक्ट्रॉन अपने चारों तरफ चक्कर लगा सकते हैं। दूसरा है कि जब हम कभी किसी वायर में करंट फ्लो करते हैं तो करंट फ्लो कैसे होती है, तो उसके अंदर यानी वायर के अंदर जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मोशन करते हैं और वो भी मोशन हमारा किसी न किसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक मोशन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से होता है। तो अंदर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे ही हम चार्ज देते हैं अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन पे मोशन करने लगते हैं और वही मोशन
से ही हमारी करंट फ्लो होती है, करंट चलती है, एक सिरे से दूसरे सिरे पर जाती है। तो इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक मोशन कह सकते हैं। मैग्नेटिक फोर्स बेहतर जानते होंगे आप, कभी भी दो मैग्नेट सेम पोल एक दूसरे के पास लाएं या अपोजिट पोल एक दूसरे के पास लाएं तो वो दोनों आपस में अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। अदरवाइज किसी मैग्नेट को किसी मेटल के पास में ले जाएं तो वो उस मेटल को बिना टच किए हुए, बिना कांटेक्ट में आए हुए उस मेटल को अपनी तरफ खींच लेती है। तो इस तरह के जो फोर्स हैं ये सभी के सभी मैग्नेटिक फोर्स हैं। तो ये हमारा पहला पार्ट था आज के लेक्चर का, जिसमें हमने सिर्फ फोर्स को जाना और फोर्स के टाइप्स को जाना। तो अब हम आते हैं फोर्स की मैथमेटिकल डेफिनेशन में, जो हमें बुक में लिखनी है। तो फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, यानी कभी भी किसी ऑब्जेक्ट पर जो अप्लाइड फोर्स होता है वो मेनली दो फंडामेंटल्स पर, दो यूनिट्स पे हमारी डिपेंड करता है। पहला उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है और दूसरा उस ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन, मोशन करते समय कैसे कितना है। यानी फोर्स डिपेंड्स अपॉन मास एंड फोर्स डिपेंड अपॉन एक्सीलरेशन। यानी किसी ऑब्जेक्ट का मास बढ़ाएंगे तो उसका फोर्स बढ़ेगा और किसी ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन बढ़ाएंगे तो भी उसका फोर्स बढ़ेगा। इसको हम थोड़ा सा फील करके देखते हैं कि जैसे ही हमने किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी प्लेन पर, किसी टेबल पर हमने 2 किलो का वेट रखा, 2 kg का वेट रखा तो उसने एक फोर्स लगाया होगा सरफेस पर। लेकिन हमने अगर 10 kg का फोर्स रखा तो उसने ज़्यादा फोर्स लगाया होगा। अगर 50 kg का फोर्स रख दिया तो उसने इतना फोर्स लगा दिया कि उसने सरफेस को, हो सकता है सरफेस को वो तोड़ भी दे, ब्रेक कर दे। इसका मतलब हम ये महसूस कर सकते हैं कि मास बढ़ाने से फोर्स बढ़ता रहता है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर हम किसी व्यक्ति पर छोटी गोली से मारें तो उस पर चोट शायद कम लगेगी, लेकिन अगर बड़े पत्थर से उसको उसी स्पीड से मारा जाए तो चोट ज़्यादा लग सकती है। ये भी हमारा एक फोर्स का एग्जाम्पल है कि अगर मास बढ़ाया जाए, यानी उस ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज बढ़ा दिया जाए, उसका मास बढ़ा दिया जाए तो उसमें फोर्स ज़्यादा अप्लाई होता है। दूसरा एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन में भी हम इसी बात को ही ले सकते हैं कि किसी छोटी गोली से, किसी छोटे ऑब्जेक्ट से किसी पर हम मारा जाए तो उसमें हमें फोर्स कम फील होगा, कम चोट आएगी। लेकिन अगर इसी छोटी सी बुलेट को गन से लगाकर किसी पर फायर करें तो शायद उसका काम बहुत कुछ हो सकता है। आप महसूस कर सकते हैं क्या किया हमने, शेप को हमने चेंज नहीं किया, उसके मास को हमने चेंज नहीं किया, बल्कि उसकी स्पीड को चेंज किया, उसकी एक्सीलरेशन को चेंज किया। तो एक्सीलरेशन बढ़ाने पर भी फोर्स बढ़ जाता है। अभी इसको और हम फील करेंगे। इन दोनों के प्रॉपर्टी से हम लिख सकते हैं F इज प्रोपोर्शनल टू M इंटू ए, या प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक हम कांस्टेंट लगाते हैं, यानी प्रोपोर्शनल का साइन हटाया और इक्वल का साइन लगाया, और प्रोपोर्शनल का साइन हटाने से एक कांस्टेंट लग जाता है। तो हमने एक के कांस्टेंट लगा दिया। इवन प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि इस के का वैल्यू 1 होता है। तो फाइनली जो हमारा रिजल्ट मिलता है F इक्वल टू ma मिलता है। अब हम इस F इक्वल टू ma को एक एग्जाम्पल के तहत कुछ फिल करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमें किसी भी फर्श को तोड़ने के लिए, किसी भी टेबल को तोड़ने के लिए 100 न्यूटन की ज़रूरत है। F इक्वल टू 100 न्यूटन हमारा फोर्स हो जाए, यानी F का वैल्यू 100 हो जाए। इसका मतलब है अगर हम M को 100 कर दें और A को 1 कर दें तो हमें F का वैल्यू 100 मिल जाएगा। यानी M इक्वल टू 100 कर दिया जाए और A इक्वल टू 1 कर दिया जाए तो MA का वैल्यू 100 इंटू 1 यानी 100, हमें 100 न्यूटन का फोर्स हमें मिल जाएगा। अब हम मास को कम करना चाहते हैं, यानी हमने इसको 50 कर दिया और इसकी स्पीड बढ़ा दिया, यानी मास को हमने कम किया और स्पीड को हमने 1 से 2 कर दिया तो भी हमें 100 न्यूटन मिल सकता है।
या हम मास को और कम कर दें, स्पीड को और बढ़ा दें तो भी हमें 100 मिल सकता है, या मास को हम और कम कर दें और स्पीड को 50 मीटर पर सेकंड कर दें तो भी हमें 100 मिल सकता है। यानी हम ये देखते हैं कि मास को कम किया जाए तो उसका स्पीड बढ़ाया जाए। यही कॉज होता है कि कभी किसी बुलेट से निकली हुई गोली किसी व्यक्ति की जान ले सकती है, जबकि उसी गोली को अगर हाथ से मारा जाए उस व्यक्ति पर तो उस व्यक्ति का नुकसान नहीं होगा। लेकिन उसी गोली को अगर हम बुलेट से यानी किसी गन में लगाकर किसी बुलेट से या किसी अदर डिवाइस से हम किसी पर फायर करें तो उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है, मास भले ही बहुत कम है लेकिन स्पीड ज़्यादा होने की वजह से वो प्रॉपर एफ को मेंटेन कर लेती है, वो उतना फोर्स लगा देती है जितना फोर्स यानी उस व्यक्ति को या उस ऑब्जेक्ट को नुकसान पहुंचाने के लिए सफिशिएंट होता है। तो ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल आप महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हम फोर्स में मास को कम कर दें और एक्सीलरेशन को बढ़ा दें तो भी उसका स्पीड यानी उसका फोर्स बढ़ सकता है। तो ये हमारा F = ma का एग्जाम्पल है। इसका यूनिट जानते हैं, इसका यूनिट हमारा न्यूटन होता है। वैसे तो यूनिट की जब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ फोर्स, तो यूनिट ऑफ फोर्स में m हमारा मास है जिसका यूनिट किलोग्राम होता है, और a हमारा एक्सीलरेशन है और इसका यूनिट हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी हम इसका यूनिट केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसी को हम न्यूटन कह देते हैं। इसी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही हम न्यूटन का नाम देते हैं। ये इसका एमकेएस सिस्टम में होता है, ध्यान रखना। ये एमकेएस सिस्टम जो हमने देखा होगा, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम और एफपीएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम मीटर किलोग्राम सेकंड, सीजीएस सेंटीमीटर किलोग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, और एक एफपीएस सिस्टम भी होता है फुट पाउंड सेकंड। ये छोटी क्लासों में आपने इसका जिक्र सुना होगा, इसका डिस्कशन सुना होगा, फिलहाल हम उसके डिटेल में नहीं आते। तो ये इसका न्यूटन कह दें या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर कह दें, ये यूनिट है फोर्स का। सीजीएस सिस्टम में ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को हम डाइन भी कहते हैं, डाइन। तो ध्यान रखना, सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट डाइन होता है, एमकेएस सिस्टम में इसका यूनिट न्यूटन होता है, और एक न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन, ऐसा ये हम डिफाइन भी कर सकते हैं। क्या कि एक न्यूटन का मतलब है 1 केजी का फोर्स हो और उसका एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, तो ये हमारा एक न्यूटन होगा। और इसी को अगर हम डाइन में चेंज करें तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 पर 5 जीरो लग जाएंगे, या इसी को हम 10⁵ कह सकते हैं। तो यानी 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट डाइन और एमकेएस सिस्टम में इसका यूनिट न्यूटन होता है। तो आज के लेक्चर में यहीं तक। कल जब हम अगले लेक्चर की बात करेंगे तो उस लेक्चर में हम लॉ ऑफ मोशन के मेन ऑब्जेक्ट पर आएंगे, जिसमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे, आखिर लॉ ऑफ इनर्शिया न्यूटन ने किस तरह से डिफाइन किया था। सेकंड लॉ में हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ मोमेंटम, P = mv। और थर्ड जो मोशन है, थर्ड लॉ है, उसमें हम एक्शन और रिएक्शन की बात करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट जब कभी किसी
ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट भी हम पर फोर्स लगाती है। इनकी डिटेल में चर्चा, इनकी विस्तार से बात हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही।